नमस्कार दोस्तों। मैं विनय कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो RGHS योजना है, जो कि कैशलेस चिकित्सा योजना है राजस्थान सरकार की। राजस्थान के सरकारी जो सेवारत और पेंशनर कार्मिक हैं या जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए यह योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें कि राजस्थान के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें, जो अनुमोदित हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैशलेस चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी राजस्थान के जो गवर्नमेंट और पेंशनर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस स्कीम के बारे में। इस स्कीम में जो भी SSO ID से रिलेटेड या जो भी इस स्कीम में पंजीकरण से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके बारे में मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा। इसके साथ ही कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जिस प्रकार की जन आधार कार्ड को RGHS से कैसे लिंक करेंगे, या फिर किसी परिवार में यदि एक से ज़्यादा सरकारी कार्मिक हैं या पेंशनर है तो उनका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये जो स्कीम का नाम है राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, आगे ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना राज्य के समस्त पेंशनर्स जो भी पूर्व में राजकीय कर्मचारी रहे हों और उनके बाद उनकी जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए ये योजना है। ये 1 जनवरी 2004 से पूर्व के जो राज्यकर्मी हैं उन पर यह अनिवार्य रूप से लागू है। इट मीन्स कि उन्हें तो इस योजना में पंजीकरण करना ही है। इसके अलावा 1 जनवरी 2004 व इसके बाद जो नियुक्त कार्मिक हैं उन पर RGHS अंशदान कटौती वैकल्पिक होने के बावजूद भी राज मेडिक्लेम अगर योजना का लाभ लेना। इट मीन्स कि यदि 2004 के बाद कोई कार्मिक नियुक्त हुए हैं तो वो यदि RGHS का योजना का लाभ ना लेकर राज मेडिक्लेम योजना का लाभ लेंगे तो भी उनको इस योजना में पंजीकरण आवश्यक है, क्योंकि इसका जो लाभ है वो कैशलेस दिए जाने के कारण ही उनका पंजीकरण भी, इसमें देखिए, उनका पंजीकरण भी RGHS के अंतर्गत करवाया जाना अनिवार्य है। इसका अर्थ ये है कि राजस्थान राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं उनको RGHS में पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई कार्मिक ऐसा है जिसका मूल निवास राज्य से बाहर का है, यानी राजस्थान राज्य से बाहर UP या MP या कहीं किसी और राज्य के वो निवासी हैं और वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सर्वेंट हैं, तो उनका जन आधार कार्ड भी कैसे बनाया जाएगा वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्स, इसके अलावा आप देखिए कि आपको सबसे पहले क्या होगा कि SSO पर साइन इन करना पड़ेगा। इसकी जो वेबसाइट है आप गूगल पर SSO डालकर भी सर्च कर सकते हैं। sso.rajasthan.gov.in नाम से वेबसाइट आएगी, जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम अपना SSO ID क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, SSO ID क्रिएट करने के बाद में 2 तरीके की सर्विस हैं इसमें। ये जो आप आइकन देख रहे हैं, जब आप लॉगिन कर लेंगे SSO में तो आप देखिए फर्स्ट जो ये आइकन आता है इस पर लिखा हुआ है G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जो कार्मिक अभी भी राजकीय सेवा में हैं वो इस ऑप्शन का उपयोग RGHS के पंजीकरण के लिए करेंगे। इसके अलावा दूसरा नीचे वाला जो आइकन है ये है गवर्नमेंट टू सिटीज़न। तो इस योजना इस ऑप्शन का उपयोग वो करेंगे जो पेंशनर्स हैं या जो फैमिली पेंशनर्स है। अब आप पंजीकरण से पूर्व आपको क्या बात ध्यान रखनी है, तो आप ये देखिए कि लाभार्थी जिसका पंजीयन किया जाना है उसको श्रेणी के अनुसार आश्रित परिवार के समस्त सदस्य जन आधार कार्ड में होने चाहिए। इट मीन्स कि आपकी जो पहली आवश्यकता है वो है जन आधार कार्ड का होना। जिन भी कार्मिकों के पास जन आधार कार्ड है वो ही इस योजना में पंजीकरण कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनको पहले जन आधार कार्ड का पंजीयन करवाना होगा, उसके बाद इस योजना में उसका पंजीकरण किया जाएगा। तो जिन भी व्यक्तियों को आप RGHS में शामिल करना चाहते हैं अपने आश्रितों को, तो उनका नाम जन आधार कार्ड में आपके पास यदि ऑलरेडी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको पहले उसमें वो ऐड करवाने होंगे।
इसके अलावा जन आधार कार्ड में अंकित जो निवास का पता है वो भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी RGHS कार्ड पहुँचाया जाएगा तो आपके उसी एड्रेस पर उसको भेजा जाएगा। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कर्मचारी या पेंशनर के परिवार में पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक हो या दोनों ही राज्य कर्मचारी हों तो इस स्थिति में पुत्र या पुत्री का अलग जन आधार कार्ड बनाकर ही पंजीयन करेंगे। इट मीन्स कि यदि एक जन आधार में 2 मेंबर या 3 मेंबर राज्य की सेवा में है, पुत्र पुत्री या दोनों ही, तो उनका अलग से जन आधार पंजीयन किया जाएगा। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों ही राज्य की सेवा में है, कर्मचारी हों चाहे पेंशनर्स हो, तो उस स्थिति में उनका कार्ड एक ही होगा। यानी जो जन आधार कार्ड है उनका, जिसमें कि पति पत्नी दोनों हैं, तो वो उनके लिए एक ही जन आधार कार्ड मान्य होगा और एक ही RGHS रजिस्ट्रेशन उनका होगा। तो उन्हें नया जन आधार बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप देख लिए कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में जो सेवारत कार्मिक हैं, आप ये देखिए कि जो सेवारत कार्मिक हैं उनके पंजीकरण की प्रक्रिया ये आप देखिए। सर्वप्रथम लाभार्थी स्वयं की SSO ID से SSO लॉगिन करें। यहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा डालना है और यहाँ आपको लॉगिन करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्तमान में सेवारत हैं कर्मचारी, उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप देखिए यहाँ जो भी सेवारत कर्मचारी हैं उनको प्रथम जो आगे आइकन है ये सेलेक्ट करना है, यानी G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा फिर आपको ये आइकन सर्च करना है, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है RGHS। यदि किसी को यह आइकन दिखाई नहीं देता है तो साइड में एक ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, जिसको बोलते हैं अदर एक्टिव ऐप्स। एक आइकन आपको दिखाई देगा अलग से, अदर एक्टिव ऐप्स। जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें सारी स्कीम्स यहाँ दिखाई दे जाएंगी, सारे एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे जाएंगे और वहाँ आप ये देख सकते हो। इसके अलावा यदि आप फिर भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप देखिए, अब यहाँ पर आपको ये सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आपको सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। देखिए RGHS पोर्टल पर प्रदर्शित रजिस्ट्रेशन आइकन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यानी रजिस्टर एज ए सर्विंग एम्प्लॉय। फर्स्ट आपको आइकन दिखाई देगा रजिस्टर एज ए सर्विंग एम्प्लॉय। इसके बाद आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन आइकन पर आप जब क्लिक कर लेंगे तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा डू यू हैव जन आधार ID या जन आधार एनरोलमेंट ID। सबसे पहले आपको ये ऑप्शंस देखना है। यदि आप करते हैं यस, इट मीन्स कि आपके पास या तो जन आधार नंबर होना चाहिए, या आपके पास स्लिप होना चाहिए, स्लिप नंबर होना चाहिए। स्लिप यानी रजिस्ट्रेशन आपने हाल ही में किया हो तो वो स्लिप नंबर भी आप डाल सकते हैं। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है जैसे 9999 फिर डैश, फिर 4 अक्षर होते हैं, फिर डैश, फिर 5 नंबर की एक डिजिट होती है। तो ऐसे करके आपके पास एक रजिस्ट्रेशन स्लिप भी होगी, तो आप वो भी डाल सकते हैं। यदि आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं नो, इट मीन्स कि आपके पास जन आधार नहीं है, तो आपको दूसरे जगह आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पॉपअप किया जाएगा। तो इस यस ऑप्शन को केवल वही सेलेक्ट करें जिनके पास जन आधार नंबर हो। यहाँ आप अपना जन आधार नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरे जन आधार की डिटेल यहाँ आपको दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जन आधार में जितने भी मेंबर हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे देंगे, उनकी डिटेल आ जाएगी, उनके जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो सारी चीज़ें। इनमें से आपको उस व्यक्ति को सेलेक्ट, यहाँ रेडियो बटन पे उसको सेलेक्ट करना है जिस भी व्यक्ति की गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी व्यक्ति है उसको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर आपको उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए कि जन आधार नंबर या जन आधार रसीद संख्या इंदराज करने के पश्चात पूरे परिवार का विवरण आ जाएगा और राज्य कर्मचारी का आगे जो अपन ने यहाँ देखा था ये रेडियो बटन क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट किया। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको एक डिटेल पूछेगा आपसे कि आपकी कैटेगरी क्या है। यहाँ आपकी कैटेगरी पूछेगा तो आपको करना है सर्विंग एम्प्लॉय, या तो आप 2004 से पूर्व के होंगे तो आप ऑन प्रायर करेंगे, और यदि बाद के हैं तो ऑन एंड आफ्टर 2004 करेंगे, या तो बाद के हैं तो पहले होंगे तो पूर्व वाले करेंगे। और यहाँ आपको अपनी एम्प्लॉय ID डाल देनी, जैसे RJBP या RJ
RJJP जैसी भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो आपको यहाँ डाल के और सबमिट कर देना है। देखिए, लाभार्थी आईडी के सत्यापन के पश्चात खुले विकल्प में से RJHS हेतु पात्र परिवार का विवरण स्पष्ट करें। अब यहाँ देखिए कि पति पत्नी के भी सरकारी कार्मिक होने पर या पेंशनर होने की स्थिति में इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज पेंशनर वाले ऑप्शंस को आपको चयन करना है और उस कार्मिक या पेंशनर की आईडी को भी सत्यापित करना है। ठीक है, यदि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं डिटेल भरते समय, जब आप यहाँ अपनी फैमिली की डिटेल भरेंगे तो यदि आप अपने किसी मेंबर को बताते हैं, यानी पति या पत्नी को बताते हैं कि वो भी एम्प्लॉय हैं, तो उसकी आईडी भी आपको यहाँ पर सत्यापित करके डालनी। ये सारे ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंग इसको भरेंगे। रेडियो बटन पर क्लिक करने के बाद आपको उनकी कैटेगरी भी यहाँ डालनी होगी और उनकी एम्प्लॉय आईडी को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, यदि वो पेंशनर हैं तो रिटायरमेंट की डिटेल आपको भेजनी, कैटेगरी और रिटायरमेंट की डेट वगैरह आपको डालनी है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल आप फिल कर लेंगे। अब आप देखिए, RJHS कार्ड हेतु पात्र परिवारजनों का विवरण प्रदर्शित होगा। विवरण सही होने की स्थिति में नीचे दिए गए चेकबॉक्स पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करें। इसके बाद जब आपको लगता है कि आपने पूरी डिटेल ओके है, फाइनल आपने सबमिट कर दी है, तो आप यहाँ पे इस रेडियो बट चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे इसको, देन इसको सबमिट करेंगे। तो आपका यहाँ देखिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लेने पर ये स्क्रीन आपके यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और RJHS कार्ड की प्रति आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको अलग से नीचे एक ऑप्शन दिया जाएगा ई कार्ड डाउनलोड की। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आप भविष्य में यदि मेंबर ऐड करना चाहते हैं, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें संभव है। तो आप देखिए, इस प्रकार से आपका यहाँ कार्ड होगा। जितने भी मेंबर आपने सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर RJHS कार्ड का नंबर होगा, आपकी डिटेल होगी, आपका फ़ोटो होगा और आपके जो भी आश्रित मेंबर होंगे वो उनकी डिटेल यहाँ आपको दिखाई दी जाएगी। इसके बाद आपको जैसे ये कार्ड नंबर आ गया, अब देखिए एडिट विकल्प का प्रयोग करके आप RJHS कार्ड में शामिल होने से रह गए जो पात्र सदस्य हैं, यदि ऐसा नहीं है कि आपने इस बार रजिस्ट्रेशन करके काम कंप्लीट कर लिया तो आपका वो डेटा लॉक हो गया, इसके बाद यदि आप अन्य सदस्य जोड़ना चाहते हैं जो कि पात्र हैं तो उनको भी आप एडिट कर सकते हैं। अब पात्र सदस्य अगर हो गए हैं तो उनको हटा भी सकते हैं। यदि पति पत्नी में से कोई कर्मचारी पेंशनर है, उसको सेलेक्ट करना भूल गए तो भी आप वापस उसको कर सकते हैं। आपके पास ये देखिए ये ऑप्शन आएगा एडिट का, आपको एडिट की सुविधा भी यहाँ है। आप मेंबर ऐड, डिलीट या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वही सेम प्रक्रिया आपको दिखानी होगी। इसके अलावा बात करते हैं हम पेंशनर्स की, यानी जो अभी दिक्कत जो ज़्यादा आ रही है वो जो पेंशनर्स हैं उनके रिगार्डिंग आ रही है। तो आप यहाँ देखिए कि पेंशनर्स के संबंध में आपको क्या ध्यान देना आवश्यक है। ध्यान रहे कि पेंशनर या फिर उनकी जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनका पंजीकरण SSO के माध्यम से G2C में किया जाएगा। जो हमने देखा था कि जो सेवारत कार्मिक हैं उनको हमने G2G में किया था, लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनको हम करने हैं G2C में। ठीक है, इसके आप देखिए पेंशनर्स के पास यदि सेवा काल के समय कोई बनी हुई G2G SSO ID है, जैसे मान लो अभी कोई रिटायर हुआ है तो उनके पास SSO ID होगी, तो उससे भी वो अपना काम कर सकते हैं। उसी के आपको G2C में ही जाना है। ठीक है, पेंशनर्स जो हो गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, यदि उनके पास ऑलरेडी अपनी SSO ID बनी हुई है तो उनको भी G2C ऑप्शन में ही जाना है, G2G में नहीं जाना है। तो उसमें आपको पंजीकरण करना है। एक ये गवर्नमेंट की जो सुविधा की है पेंशनर्स के लिए कि लगभग 1 लाख पेंशनर्स को पंजीकरण जो है वो जन आधार उपलब्ध था सरकार के पास, तो उनका RJHS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन बैक एंड पे कर दिया गया है। अब आप कैसे उसको निकाल सकते हैं, सूची भी आप देख सकते हैं। देखिए, आप RJHS वेब पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पर सर्कुलर नोटिसेज में होंगे, फिर अदर नोटिसेज में, फिर रजिस्ट्रेशन डन बाय RJHS, इसकी एक लिस्ट भी है। लेकिन आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, RJHS के पोर्टल पर जाना है आपको, उस पर आपको एक टैब मिलेगा सर्कुलर एंड नोटिसेज, फिर उसमें अंदर जाएंगे तो फिर दिखेगा आपको अदर नोटिसेज में, फिर फाइनली आपको सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन डन बाय RJHS। इसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने किया है। आपको सिंपली करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि आपके जो भी पेंशनर हैं उनके पास यदि किसी भी प्रकार की SSO ID नहीं है और ना ही वो बना पाए हैं,
यदि पेंशनर्स के पास ना तो कोई एसएसओ आईडी है, ना ही वो बना पा रहे हैं, तो उनको करना क्या है? करना क्या है, एक तो जो वहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ रहता है और एक पासवर्ड लिखा रहता है एसएसओ पे। तो आपको लॉगिन में डालना क्या है, अपना पीपीओ नंबर डालना है सबसे पहले, जो भी आपका पीपीओ नंबर है। उसके बाद आपका जो रिटायरमेंट का जो साल है, जैसे 2018 है तो 2018 डाल दिया, फिर एक बार फिर से 2018 डालें। ठीक है, पीपीओ का नंबर जैसे 1 2 3 4 5 जो भी पीपीओ का नंबर है वो, उसके बाद तुरंत 2018 डालें। इसी को पूरे को पीपीओ नंबर और ये जो पीपीओ नंबर और जो रिटायरमेंट हमने डाला है, इसी को हमने पासवर्ड के रूप में दोबारा से नीचे एंटर कर देना है, और आपकी जो एसएसओ है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, या तो जनाधार है आपके पास उससे, भामाशाह से, या फेसबुक आईडी से, या जीमेल आईडी से अपन ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट आप यदि ये प्रक्रिया अपनाएंगे जो कि यहाँ पे बताई गई है, पीपीओ नंबर, इसके बाद उनका रिटायरमेंट का जो साल है, फिर से रिटायरमेंट का जो साल है, और इसी को हमें पासवर्ड के रूप में डाल देना, तो वो लॉगिन हो जाएगा और अपनी प्रोफाइल को अपन सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वही फिर आपको G2C में, या तो G2C ही खुलेगा पेंशनर्स के लिए, अदरवाइज अगर नहीं दोनों खुलते हैं तो आपको G2C में जाना है, और इस आइकन पर अपन को क्लिक करते हो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। वही देखिए आप यहाँ आप अपने आप इधर आ जाएगा रजिस्टर एज ए पेंशनर या फैमिली पेंशनर वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये, और अब जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा रजिस्टर एज ए पेंशनर, फैमिली पेंशनर। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को अपन को ओके करना है, क्लिक करना है। फिर आपको वही जनाधार नंबर आपको डालना है, यहाँ जनाधार नंबर या आपकी जो स्लिप संख्या है वो डालनी है। इसके बाद आपको डिटेल आ जाएगी, डिटेल में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि पेंशनर कौन है या फैमिली पेंशनर कौन है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ अपनी डिटेल डाल के यहाँ पीपीओ नंबर डालना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट डालनी है, पीपीओ नंबर डाल के इसको वेरीफाई करना है। ओके कर सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा यदि दूसरे पेंशनर भी है उसी फैमिली में, तो उस पेंशनर की डिटेल भी फिर आपको यहाँ डाल देनी है। इस प्रकार से पूरी डिटेल आ जाएगी, और लास्ट में आपको ये सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, सबमिट कर देना। तो वही प्रक्रिया जो सेवारत वालों के लिए भी थी, बस इसमें पीपीओ नंबर और उसका फ़र्क है। ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। ई कार्ड डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ इनका ई कार्ड डाउनलोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा कार्ड। एडिट ऑप्शन में जाके अपन वापस से इस जनाधार कार्ड को एडिट कर सकते हैं, आरजीएचएस कार्ड को एडिट कर सकते हैं, सॉरी आरजीएचएस कार्ड को ही एडिट कर सकते हैं अपन जनाधार के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप किसी भी योजना यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप 181 पर कॉल कर सकते हैं इस संबंध में। राज्यकर्मियों या पेंशनर हेतु जनाधार पंजीयन प्रक्रिया। अब आप देखिए कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके पास। यदि कर्मचारी या पेंशनर के परिवार में पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक, यानी किसी व्यक्ति जो कि स्वयं भी या तो राज्य कर्मचारी है या पेंशनर है, यदि उसका पुत्र या उसकी पुत्री दोनों में से भी कोई एक या दोनों राज्य कर्मचारी हों, तो इस स्थिति में उनका क्या होगा कि अलग से ही जनाधार पंजीयन उन्हें कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी राज्य कर्मचारी हैं अपना जनाधार अपना कार्ड पृथक से बनवा लें, तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आरजीएचएस के माध्यम से जनाधार पोर्टल को एक्सेस करने पर ऐसे पेंशनर्स जो राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ऐसे पेंशनर्स हैं जो राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं, उनको भी अपने संबंधित राज्य और उसमें अपने निवास पते से संबंधित जानकारी भरने का विकल्प अब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अन्य राज्यों में निवास कर रहे राजस्थान राज्य पेंशनर्स के जनाधार कार्ड भी सरलता से बनाए जा सकते हैं। साथ ही ऐसे सेवारत कार्मिक जिनका मूल निवास राज्य से बाहर का है, ठीक है, ऐसे सेवारत कार्मिक जिनका मूल निवास राज्य से बाहर का है, उनको भी यह सुविधा उपलब्ध है, अर्थात अब वो भी अपना जनाधार कार्ड का पंजीयन करा सकते हैं।
आप यहाँ लॉगिन करेंगे, G2G में RGHS मॉड्यूल एक्सेस करेंगे, रजिस्टर एज ए सर्विंग एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं कि यानी डू यू हैव जन आधार एनरोलमेंट आईडी, यस करते हैं तो आपको जन आधार नंबर डालना पड़ेगा। यदि आपके पास जन आधार नहीं है तो आप किस पर क्लिक करेंगे, रेडियो बटन नो पर। किसको सेलेक्ट करेंगे, नो को। जैसे ही आप नो को सेलेक्ट करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस स्क्रीन पर एनरोलमेंट के लिए। तत्पश्चात निम्न स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर जन आधार कार्ड के लिए नो किया, आपने यहाँ नो किया है। नो करने के बाद आपको एक नई स्क्रीन दिखाई देगी एनरोलमेंट वाली। तो यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट स्वयं कर सकते हैं, अपनी डिटेल स्वयं डाल सकते हैं, दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है न्यू एनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, न्यू एनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। जिनमें स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, तो आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ डालनी है। कोई इमेज को आप यहाँ अपनी को फ़ोटो वगैरह डालना है, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से। फिर अन्य सदस्यों को जोड़ने के लिए भी आगे आपको पॉपअप दिया जाएगा, तो आगे अपने अन्य सदस्यों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। परिवार के समस्त सदस्यों को जब आप एक बार जोड़ लेते हैं, यानी आपने अपने वाइफ या बच्चे जो भी हैं, आश्रित जो हैं, उनको जोड़ लिया है, उसके बाद आपको करना है क्लिक अपलोड डॉक्यूमेंट पर। तो आपके पास जो भी स्कैन्ड डेट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। देखिए, परिवार के किसी एक सदस्य की आधार संख्या दर्ज करके खोज सकते हैं और एक एक करके सभी सदस्यों के आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ ऑप्शन है। अच्छा, सभी दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड करने पर आपको eKYC का विकल्प प्रदर्शित होगा, और जैसे ही आप अपनी eKYC कंप्लीट कर लेते हैं OTP के माध्यम से या फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो आपको जनाधार पंजीयन रसीद संख्या प्राप्त हो जाएगी, और आप उस जनाधार पंजीयन संख्या रसीद प्राप्त करने के बाद वापस वहीं जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ये आवेदन करने की प्रक्रिया है। देखिए, ऐसे मैसेज आपको मिलेगा, जैसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते चले जाएंगे ये मैसेज आते चले जाएंगे आपको, कंटिन्यू। फिर आप यहाँ पे यस करेंगे, क्या मुखिया सहित सभी सदस्यों के दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं, इसको हाँ करना है। जनाधार एनरोलमेंट स्लिप, तो यहाँ आपको फ़ोटो के ऊपर एक स्लिप नंबर दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 9999 फिर 4 अंक होंगे, वो होंगे संख्या 4 होगी, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, फिर 5 डिजिट की संख्या यहाँ होगी, या फिर कुछ भी हो सकता है 2036 या कुछ भी होगा। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा स्लिप नंबर, तो इससे आप अपना पंजीयन करा पाएंगे। तो ये इस प्रकार से RGHS की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। तो मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि RGHS में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जितने भी राजस्थान राज्य के सेवारत कार्मिक हैं, या जो पेंशनर्स हैं, या जो भी फैमिली पेंशनर्स हैं, क्योंकि आगे 1 नवंबर से ये स्कीम पेंशनर्स के लिए भी पूरी तरह से लागू हो जाएगी, और बिना RGHS कार्ड के आपको किसी भी प्रकार की चिकित्सा सेवा या मेडिकल डायरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे जो पेंशनर्स हैं, राज्य कर्मचारी हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, और समय से ही अपना रजिस्ट्रेशन वो पूरा कर लें। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिए कि उसमें आपसे संबंधित कोई इशू है तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, 1 सेकेंड। ये देखिए, RGHS में जन आधार कार्ड से जुड़ी कुछ समस्याएं और उनके निवारण। तो इस संबंध में आप देखिए कि यदि पति व पत्नी दोनों पेंशनर हैं तो क्या करना है। पति व पत्नी दोनों पेंशनर हैं तो एक जनाधार के माध्यम से पंजीयन उनका होगा, यानी पति पत्नी दोनों ही पेंशनर हैं तो उनको अलग से जनाधार बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसी जनाधार से उनका पंजीयन होगा, अर्थात उनको एक ही फैमिली माना जाएगा।
दोनों में से भी कोई एक पंजीयन करा सकता है, चाहे तो हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक अपना पंजीयन करा ले, दोनों उसमें शामिल हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पति पत्नी दोनों सेवारत हैं तो भी, दोनों कार्यरत हैं ना, तो भी एक ही जनाधार के माध्यम से उनका पंजीयन होगा, उनको अलग से जनाधार बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। यदि पति पत्नी दोनों में से कोई एक तो पेंशनर है और दूसरा कार्यरत कर्मचारी, यदि पति व पत्नी दोनों में से कोई एक पेंशनर या अन्य एक कार्यरत कर्मचारी है तो एक ही जनाधार के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं, पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी उसमें बताया था कि यदि मान लो कोई एक पेंशनर है, एक राज्य कर्मचारी, तो यदि वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मान लो राज्य कर्मचारी के नाते कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसने अपने आप को राज्य कर्मचारी के रेडियो बटन पे क्लिक कर दिया। जब फैमिली की डिटेल भरेंगे तो वो उनका पति या पत्नी जो भी पेंशनर है तो उसके रेडियो बटन के आगे उनको पेंशनर या राज्य कर्मचारी कुछ भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है और दोनों उसी में शामिल माने जाएंगे। माता पिता में से कोई भी कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्र भी राज्य कर्मचारी है, यानी पुत्र भी राज्य कर्मचारी है और माता पिता में से भी कोई एक कर्मचारी है। तो माता पिता में से कोई भी एक कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर है और पुत्र भी, तो इस स्थिति में माता पिता अलग जनाधार से पंजीयन करेंगे, यानी पुत्र जो है वो पृथक से ही जनाधार कार्ड बना करके पंजीयन करा ले। इसी प्रकार से अगर पुत्री भी है तो पुत्री भी अलग से बनाइए। यदि दोनों दो पुत्र या दो पुत्रियां हैं तो सबका अलग अलग जनाधार बनेगा। केवल पति और पत्नी के केस में यदि कर्मचारी या पेंशनर हैं तो उनका ही जनाधार कार्ड एक होगा, अदरवाइज सबका जनाधार कार्ड अलग अलग बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो डाउट है मैंने आपको ये भी बता दिया। देखिए कि एक आरजीएचएस फैमिली बराबर एक जनाधार फैमिली माना जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिनको भी डाउट हो वो अपने डाउट्स क्लियर कर लें। और एसएसओ पर आप यदि पेंशनर हैं और यदि एसएसओ आईडी नहीं भी बनी है तो मैंने आपको बताया था कि अपनी पीपीओ नंबर, उसके बाद जिस भी वर्ष में आप रिटायर हुए हैं वो वर्ष, जैसे कि 2018 या 2019 जो भी है, 2017, 2 बार, यानी पीपीओ नंबर और 2018 या जो भी वर्ष है आपका वो, और सेम इसी को अपन को पासवर्ड के रूप में काम में लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी जिसमें आपको अपना नाम, अपना एम्प्लॉय आईडी वगैरह वो सारी चीज़ें आपको, डिटेल, एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ आपको, जनाधार नंबर वगैरह डालना पड़ेगा और आधार नंबर वगैरह या जनाधार नंबर आप उसमें डालना है और उसको वेरीफाई करना है ओटीपी के माध्यम से। तो आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी और सीधे आप जनाधार रजिस्ट्रेशन, आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छा लगा है तो। एंड थैंक यू।